चलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है मशीन आवर रेट। और ये जो है किसी भी एग्जाम के अंदर जहां कॉस्टिंग का एग्जाम हो उस जगह पे ये क्वेश्चन जरूर आता है। ये ओवरहेड चैप्टर के अंदर ये टॉपिक होता है, ठीक है। और ये टॉपिक का नाम हम लिख के स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है 1 घंटे या 1 आवर मशीन चलाने पर मशीन को रन करने पर कितना कॉस्ट आ रहा है, ये बताना है। 1 घंटे मशीन अगर चलाएंगे तो कितनी कॉस्ट लग रही है, ये फाइंड करना है। और इसी को हम बोलते हैं मशीन आवर रेट। दोबारा बताता हूं, एक बार और सुनो। मशीन आवर रेट क्या होता है? 1 घंटे फैक्ट्री में मशीन चलाई जाएगी 1 घंटे, तो उसको चलाने में कितना कॉस्ट लग रहा है और कौन सी कॉस्ट, ये हम बात करेंगे ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट आपको पता होगा ऊपरी खर्चे को बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं। इसमें डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट की बात नहीं चल रही है। कौन से खर्चे बताने हैं? 1 घंटे मशीन चलाते हैं तो उसमें हमारा ओवरहेड का कॉस्ट कितना लग रहा है। ओके, अब ये बड़ा सिंपल सा हिसाब है, इसको कैलकुलेट करना हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर मेरी नजर में अगर मैं इसके लिए एक सबसे वर्ड बताऊं तो मैं तो कहूं ये है आसान। ठीक है, टॉपिक बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें कैलकुलेट करना है कि ओवरहेड की कॉस्ट कितनी लगी है। और ये जो कॉस्ट लगी, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलता हूं कि मान लो 5 लाख की कॉस्ट लगी है, 5 लाख का कॉस्ट लगा है, ठीक है। और ये कॉस्ट लगा है कितने घंटे मशीन चलाने पर, कितने घंटे मशीन चलाने पर, तो मशीन के आवर्स से उसको डिवाइड कर दो। अगर बोलता हूं 1 लाख आवर्स मशीन चलाया हमने और 1 लाख घंटे मशीन चलाने पर 5 लाख रुपए कॉस्ट लग गया, तो सिंपल सा हिसाब है, 1 घंटे का 5 रुपए लग गया, 5 रुपए पर आवर। और यही मशीन आवर रेट है। मशीन आवर रेट यानी बेसिक में देखा जाए तो कुछ बात बड़ी नहीं है। मशीन आवर रेट जो है वो निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है। 1 घंटे मशीन चलाने का क्या कॉस्ट लगा है वो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये देखो, ऊपर कॉस्ट लिखना है और नीचे उसके आवर्स लिखने हैं, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें छोटी छोटी कुछ बातें हैं, टेक्निकल बातें, उन्हें हमें जरूर समझना है कि यहाँ जो कॉस्ट है वो ओवरहेड की कॉस्ट होनी चाहिए। और ये जो मशीन का जो आवर्स है, ये आवर्स कैसा होना चाहिए? ये आवर्स होना चाहिए प्रोडक्टिव आवर्स। तो मैं यही लिख देता, ये आवर्स होने चाहिए प्रोडक्टिव आवर्स। प्रोडक्टिव आवर्स, इसका मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब होता है एक फैक्ट्री के अंदर जितनी देर काम करके सामान बनाया गया, उस आवर्स को हम बोलते हैं प्रोडक्टिव आवर्स। जितनी देर काम करके सामान बनाया गया उसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिव आवर्स। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्टिव आवर्स, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो ये समझो थोड़ा सा। प्रोडक्टिव आवर्स क्या होता है? जैसे एक फैक्ट्री के अंदर वर्कर 10 बजे एंट्री करता है, 10 AM पर एंट्री करता है फैक्ट्री के अंदर, और फैक्ट्री में आने के बाद वो पहले कुछ सेटअप करता है काम करने का, सेटअप करता है काम करने का। उसको सेटअप करते करते 12 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं सेटअप करने के बाद। जब सेटअप हो जाता है तब उसके बाद, जैसे मान लो कई कंपनियों में ऐसा होता है, जैसे हीटर होता है प्लास्टिक पिघलाने के लिए, तो पहले वो हीटर हीट होगा, फिर प्लास्टिक उसमें डाला जाएगा, तब उससे चेयर या कुर्सियां या जो मर्जी चीजें बनाई जाएंगी। तो इट मीन्स ऐसे ही जाते ही काम स्टार्ट नहीं होता हर फैक्ट्री के अंदर।
पहले कुछ ना कुछ उसका हो सकता है, तैयारी भी हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि कुछ सेटअप हो सकता है, और सेटअप होने के बाद अब वर्क स्टार्ट होगा। और अगर ये वर्क स्टार्ट होगा तो अब ये समझो कि यहाँ चेयर बनके तैयार होंगी, हमारी चेयर यहाँ बनेगी या यहाँ हमारा प्रोडक्शन होगा। तो और ये शाम को अज्यूम करो कि 5 PM तक ये चला। तो मैं ये देखता हूँ कि वर्कर जब फैक्ट्री में आया तो उसने काम तो 10 बजे से लेकर के और शाम के 5 बजे तक कितने आवर्स होते हैं, तो ये 2 और 5 7 घंटे 7 आवर्स वो फैक्ट्री में आया और उसने पैसे लिए सैलरी। अब अज्यूम कर लेता हूँ कि 7 घंटे की उसकी सैलरी जो है वो 700 रुपये है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो 7 घंटे आया, फैक्ट्री में काम किया और पैसे 700 रुपये ले गया शाम को। लेकिन अब हम अगर ये देखते हैं कि वो 700 रुपये ले गया, बट असली में जो काम तैयार हुआ है, जो प्रोडक्शन तैयार हुआ है, वो तो केवल 5 घंटे तैयार हुआ है। इसका मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि ये चेयर बनाता हूँ मैं, और ये जो चेयर या कुछ भी बना रहा हूँ प्लास्टिक का, ये मैं अपने कस्टमर्स को सेल करूंगा, ठीक है, कस्टमर्स को सेल करूंगा। तो ये सोचो, जो ये टाइम है, कस्टमर तो इस टाइम में आएगा और यहां उसको प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम ये कहेंगे कि काम हुआ 5 घंटे पर पैसे लगे 7 घंटे के। काम हुआ 5 घंटे जो कि हमें कस्टमर से वसूल करना है पैसा। एक और एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको। सर्विस सेंटर जहां बाइक की सर्विस होती है, वहां आप जाते हो अपनी बाइक या कार की सर्विस करवाने। तो होता क्या है कि शुरू में जब सबसे पहले सवेरे सर्विस सेंटर ओपन होता है तो वहां पर क्या होता है, पहले साफ सफाई होती है और सब जो है अपने अपने सामान वगैरह जो है वो सब तैयार करते हैं, टूल वगैरह जो कुछ होता है, औजार वगैरह वो सब चीज तैयार करते हैं, और जहां वर्कर जो है वो सब चीजें रेडी करता है। और 10 बजे फैक्ट्री में आता है और 1 घंटे वो सब चीज तैयार करने में लगाता है, तब जाके वो 11-12 बजे से अपनी गाड़ियों की सर्विस शुरू करेगा। अब कोई कस्टमर आया गाड़ी सर्विस करवाने, ठीक है, और वो आके कहेगा भाई साहब मेरी आपने कार की सर्विस स्टार्ट किया 12 बजे और 1 बजे आपने मेरी कार की सर्विस खत्म कर दिया, यानी मेरी कार की सर्विस में 1 घंटे लगा है। और वो ये कहेगा कि बता दो 1 घंटे का कितना लेबर लगता है। तो मैं कहूंगा उससे कि भाई ठीक है, आपकी कार 12 बजे से सर्विस स्टार्ट हुई है और 1 बजे आपकी सर्विस ओके हो गई है, ठीक है, 1 घंटे के अंदर आपका 1 बजे जो है 12 बजे हुआ और 1 बजे ओके हो गया। तो आपको 1 घंटे के पैसे दोगे, और बंदा वो भी यही कहेगा हाँ मेरा काम तो 1 घंटे हुआ है, मैं 1 घंटे के ही पैसे दूंगा। लेकिन ये भी तो सोचो कि शुरू के 10 बजे से लेकर के 11-12 बजे तक जो उन्होंने वर्करों ने अपना रेडी किया, क्या वर्कर यहाँ पैसे नहीं लेगा क्या? वो तो आके यहाँ अपना काम कर रहा है, उसको तो यहाँ सैलरी चाहिए। बट इस सैलरी का हिसाब कस्टमर को जब हम बताते हैं तो उसकी समझ में ये नहीं आ रहा और वो ये देता भी नहीं है, क्योंकि उसको तो मतलब है कि मैं 1 घंटे के पैसे दूंगा, मेरी कार में 1 घंटे काम हुआ है। और हम उससे पूछते हैं, वो हमसे पूछेगा बताओ भाई आपका लेबर का चार्जेस क्या है पर घंटे का। तो हम क्या कहेंगे, हम कुछ ऐसा बताएंगे कि देखो भाई साहब हमारी लेबर का चार्ज 700 रुपये है, हम बताएंगे उससे, ठीक है, और हमारा लेबर, हम उसको ये नहीं बताएंगे कि हमारा लेबर फैक्ट्री में 7 घंटे के लिए है। हम ये नहीं कहेंगे उससे, हम कहेंगे देखो 700 रुपये लगे और वर्कर ने काम केवल प्रोडक्टिव एक्टिविटी वो केवल 5 आवर्स का किया। तो हम कहेंगे 700 रुपये लग गए 5 घंटे प्रोडक्शन करने के। तो इसका मतलब 700 रुपये वसूली करेंगे हम 5 घंटे काम जितने देर हुआ है उतने ही टाइम से।
मतलब 700 रुपए का हमें रिकवर करना है लोगों से, लेकिन हम लोगों से ये नहीं बोलेंगे कि पर घंटे का 100 रुपया है, मतलब 7 घंटे के 700, हम ऐसा नहीं बताएंगे, क्योंकि 7 घंटे के 700 बताओगे तो दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत एक जगह आएगी, कस्टमर इन 5 घंटे में आएंगे और वो इस 5 घंटे में अपना काम करवाएंगे, और वो तो यही कहेंगे कि भाई मेरा तो कार में 2 घंटे लगा, मेरे में 1 घंटे लगा, मेरे में 2 घंटे लगा, ऐसे बताएंगे वो। तो जब ऐसे बताएंगे और पैसे भी तुम उनसे उसी तरीके से लोगे, तो फिर बात हो गई पूरी कि अब वो लोग केवल 5 घंटे के पैसे देंगे, क्योंकि वो लोग अपनी कार के जितना टाइम लगा है उसके हिसाब से वो पैसे देंगे। तो यानी पैसे लेना है आपको 5 घंटे के काम से, बट पैसा लगा 7 घंटे के काम का। तो हमें बस सिंपल सा तरीका समझना है, जितनी भी कॉस्ट लगी है हम उसकी रिकवरी लोगों से करेंगे, ओनली जितनी देर प्रोडक्शन हुआ है उतने ही टाइम से रिकवर कर। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। यही बात मैं यहाँ समझा रहा था कि वर्कर 7 घंटे के बेशक 700 ले गया, लेकिन काम प्रोडक्शन तो ओनली 5 घंटे हुआ है, और 5 घंटे हुआ है तो फिर 12 से 5 तक 5 घंटे हुआ है, तो हम इस 700 रुपए को डिवाइड करेंगे 7 से नहीं, हम इस 700 को डिवाइड करेंगे 5 से। क्या समझा रहा था? हम डिवाइड करेंगे आवर्स से, बट वो आवर्स कौन से होने चाहिए? प्रोडक्टिव आवर्स। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई है, और अगर समझ में आ गई है तो लाइक जरूर कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये पर आवर्स का कॉस्ट इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। छोटी सी बात मैंने बताया कि कॉस्ट को डिवाइड करना प्रोडक्टिव आवर्स से, तो बस हमें थोड़ा सा इसी बात पर ध्यान लगाना है कि सेटअप टाइम और जो भी कुछ एक्स्ट्रा फालतू टाइम लग रहा है, जैसे अभी तो मैंने जस्ट एग्जांपल सेटअप टाइम का एग्जांपल दिया, पर ये भी तो सोचो कि वर्कर एक फैक्ट्री में आ गया 10 बजे, जाएगा चलो 6 बजे, ठीक है, 10 बजे आ गया, 6 बजे जाएगा, उसका यहां से सैलरी स्टार्ट हो गया, लेकिन बीच में 1 से 2 के बीच में वो लंच करता है, और जानते हो लंच भी वो फैक्ट्री में रह के ही करता है, और पैसे उसके पूरे दिन के दिहाड़ी लेके जाता है। यानी अगर मैं बोलूं कि पैसे जो वो 1000 रुपए लेके गया मान लो शाम को अपनी सैलरी के, तो मैं क्या कहूंगा 10 से 6, वैसे तो 8 घंटे होते हैं, वैसे तो 8 घंटे होते हैं टोटल देखा जाए तो यहां से यहां तक 10 से 6 तक, बट अगर आप प्रोडक्टिव आवर्स की बात करोगे तो क्या आपको उसमें से लंच माइनस करना पड़ेगा कि नहीं? लंच हटाना पड़ेगा, लंच नहीं ले सकते। तो इसका मतलब प्रोडक्टिव आवर्स क्या होगा? ओनली 7 घंटे होगा। 1 बजे से 2 बजे तक जो उसने लंच किया वो हटाना पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ कुछ टाइम, लंच का ब्रेक, टी ब्रेक या सेटअप टाइम, ठीक है, जो कि प्रोडक्टिव नहीं होगा हम उसको हटा देंगे और हम उसके बाद प्रोडक्टिव आवर्स निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन की मैं समरी बना देता हूं, ठीक है। सब बच्चे ध्यान दें, एक बार ये पेपर में आया हुआ सवाल है, ठीक है। चलो छोटी छोटी चीजें मैं इस क्वेश्चन के लिख देता हूं। कहता है एक मशीन की कॉस्ट, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, कॉस्ट ऑफ मशीन। एक मशीन की कॉस्ट है 1 लाख, उसकी लाइफ जो है बताई गई है 10 ईयर, और उस मशीन का स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू बताया गया है 10,000, ठीक है। उसके बाद जो जो इंफॉर्मेशन है वो मैं लिख रहा हूं समरी बना करके, ठीक है। वैसे अगर ये क्वेश्चन कहां आया है ये पता करना है तो ये मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन आया है 2017 कॉरेस्पॉन्डेंस में आया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, ठीक है। 11 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 2017 कॉरेस्पॉन्डेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है।
चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के अंदर और क्या क्या लिखा हुआ। एस्टिमेटेड वर्किंग टाइम 50 वीक है। कहता है इसका जो वर्किंग टाइम है, वर्किंग टाइम है 50 वीक का है। मतलब वैसे तो साल में 52 हफ्ते होते हैं, 52 वीक होते हैं, 52 वीक्स, बट इसने बताया कि हम केवल 50 वीक ही अपनी फैक्ट्री में काम करते हैं। हम केवल 50 वीक ही अपनी फैक्ट्री में काम करते हैं। ठीक है, तो 50 वीक। अगली चीज एक और समझते हैं। वर्किंग टाइम 50 हफ्ते और 44 आवर्स। 44 आवर्स इसका मतलब क्या है? 44 आवर्स 44 घंटे ईच वीक में काम होता है। इन ईच वीक 44 आवर्स काम होता है हर हफ्ते में। फिर उसके बाद ये क्या कहता है? उसके बाद ये कहता है पावर यूज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन इज, सॉरी एक लाइन छूट गया, बताता हूं दोबारा से। कहता है टाइम टेकन इन मेंटेनेंस। अच्छा जी, मेंटेनेंस टाइम, मेंटेनेंस टाइम ये कह रहा है 200 घंटे है। और आगे कहता है सेटिंग अप टाइम 100 आवर्स है। ठीक है, मेंटेनेंस टाइम क्या होता है, सेटिंग अप टाइम क्या होता है, थोड़ा सा बता देता हूं। अभी इसका यूज कैसे होगा मैं क्वेश्चन में आगे बताऊंगा। तो देखो मेंटेनेंस टाइम, जब मशीनें चलती रहती हैं फैक्ट्री के अंदर, तो उस मशीनों का कभी रिपेयर भी करना पड़ता है। और जिस दिन रिपेयर होगा उस मशीन में काम नहीं चलेगा, वो रुक जाएगा मशीन, और बाकी मशीनों पे काम चलेगा, बट उसको रोक करके रिपेयर किया जाएगा। तो ऐसे में जब वो रिपेयर वगैरह होता है उस टाइम को हम बोलते हैं मेंटेनेंस टाइम, या रिपेयर एंड मेंटेनेंस टाइम, एक ही बात है। ठीक है। और सेटिंग अप टाइम क्या होता है? वो टाइम होता है कि जब मशीन शुरुआत में चलानी है तो पहले उसको थोड़ा सा तैयार करना होगा, मतलब उसको रॉ मटेरियल डालना या कुछ ऐसा काम जो हो सकता है मशीन में। ठीक है, सेटिंग अप टाइम। ठीक है, ये होता है जो डेली करना पड़ता है काम स्टार्ट करने से पहले। मेंटेनेंस टाइम होता है वो टाइम जब मशीन रिपेयर करी जाती है रूटीन बेसिस पर, महीने में, 2 महीने में, 10 दिन में, 20 दिन में, जब वो रूटीन बेसिस पर मशीन को रिपेयर किया जाएगा। और रिपेयरिंग जिस दिन होगा मशीन का, ऑयलिंग होगा, ग्रीसिंग होगा उसका कुछ भी, तो उस टाइम काम तो बंद रहेगा फैक्ट्री में। समझ गए? वो होता है मेंटेनेंस टाइम। और सेटिंग अप टाइम होगा वो टाइम जिस टाइम मशीन को डेली काम स्टार्ट करने से पहले उसको साफ सफाई या उसके अंदर मटेरियल वगैरह डालना, ये डेली का काम होगा। तो सेटिंग अप टाइम, जैसे आप मान के चलो कि प्लास्टिक का चेयर बना रहे हो, तो फैक्ट्री में आते ही पहले मशीन को प्लास्टिक डाल के गर्म किया जाएगा, उसको पिघलाया जाएगा प्लास्टिक को, तब चेयर बनेगी। तो इसका मतलब वो जो चेयर प्लास्टिक को पिघलाने वाला जो काम है, जितने देर मशीन गर्म होगी तब चेयर बननी स्टार्ट होगी, वो पिघलाने वाला टाइम हम इसको सेटिंग अप टाइम में कवर करेंगे। ठीक है, सेटिंग अप टाइम में। ओके, तो आगे कहता है, नीचे एक लाइन लिखा है, हाउएवर द सेटिंग अप टाइम इज रिगार्डेड एज प्रोडक्टिव टाइम। जो ये सेटिंग अप टाइम है ना, इसको क्वेश्चन में बोला कि ये प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव है। ओके, और इस मेंटेनेंस टाइम को कुछ नहीं बताया। तो एक बात समझो, ये प्रोडक्टिव टाइम है, इसका मतलब जब एक मशीन सेटिंग अप हो रहा हो तो हो सकता है उस वक्त फैक्ट्री के अंदर कोई ना कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी चल रहा हो, कोई और दूसरा, और जब तक मशीन ये सेट हो रही है तब तक दूसरा कोई काम हम कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि जब तक, जैसे एग्जांपल घर का ही ले लेता हूं मैं, जब आप घर में रोटी बनाते हो, ठीक है, तो अब जब तक आप ये तवा गरम हो रहा है तब तक आप थोड़ा सा आटा गूंद लो,
और रोटी के लिए। तो वही मतलब हो गया, यानी एक तरफ उधर काम हो रहा है तवा गर्म होने का, इतनी देर में आपने आटा गूंद लिया, ठीक है, ऐसा कुछ काम, यानी काम बंद नहीं होगा, तभी उसने बोला प्रोडक्टिव आवर्स है। ये आवर्स कौन से हैं? प्रोडक्टिव। और इसके बारे में नहीं बोला तो ये तो हम मानेंगे कि ये आवर्स जो है ये अनप्रोडक्टिव है, ये प्रोडक्टिव आवर्स नहीं है, ठीक है, तो अपने आप प्रोडक्टिव नहीं लेंगे। एक दोबारा बात सुनो सर, सेटिंग अप टाइम को अनप्रोडक्टिव मानना है, रिपेयर मेंटेनेंस टाइम को अनप्रोडक्टिव मानना है तब तक जब तक कि क्वेश्चन कुछ ना बोले। अगर क्वेश्चन बोलता है कि प्रोडक्टिव है तब तो हम प्रोडक्टिव मानेंगे, अदरवाइज ये ऑलवेज क्या माने जाते हैं? अनप्रोडक्टिव, ठीक है। दोबारा बोलता हूं, ये सेटिंग और मेंटेनेंस टाइम को अनप्रोडक्टिव माना जाता है। अगर क्वेश्चन खुद प्रोडक्टिव बोलेगा तब तो ठीक है, तब हम प्रोडक्टिव में उसको गिन के चलेंगे। अब मैं पहले ना प्रोडक्टिव आवर्स की कैलकुलेशन समझा देता हूं इतने में ही, क्योंकि आगे क्वेश्चन में और कुछ आवर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। अब ध्यान दो, एक तरह से ये सॉल्यूशन का पार्ट समझ लेना। टोटल फैक्ट्री में कितना काम हुआ? 50 हफ्ते 44 आवर्स, यानी टोटल फैक्ट्री के अंदर टोटल आवर्स काम हुआ है 50 इंटू 44, 50 वीक काम हुआ है और हर हफ्ते में 44 घंटे 44 आवर्स काम हुआ है। तो ये आवर्स होते हैं, मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, 50 मल्टीप्लाई 44, 2200 आवर्स होते हैं। ये होते हैं 2200 आवर्स टोटल आवर्स है। अब हम बात करते हैं, इसमें से माइनस करेंगे अनप्रोडक्टिव आवर। अनप्रोडक्टिव आवर्स, अनप्रोडक्टिव आवर्स, क्या ये वाला 200 घंटे रिपेयर का अनप्रोडक्टिव होगा? यस, बिल्कुल होगा। 200 घंटे अनप्रोडक्टिव होगा, ये माइनस कर दिया। क्या ये सेटिंग अप टाइम अनप्रोडक्टिव है? बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन ने खुद बोला प्रोडक्टिव है। तो फिर हमें तो केवल अनप्रोडक्टिव माइनस करना है। अनप्रोडक्टिव कौन सा है? मेंटेनेंस का टाइम। मेंटेनेंस टाइम अनप्रोडक्टिव था, उसको माइनस कर दिया। और अब मैं कैलकुलेट कर सकता हूं इस तरह से, प्रोडक्टिव आवर्स 2000 आवर्स। मैं फिर से बोलता हूं, मैंने ये 100 घंटे क्यों नहीं माइनस किया? 100 घंटे इसलिए माइनस नहीं किया क्योंकि मुझे तो प्रोडक्टिव आवर्स कैलकुलेट करने हैं, और प्रोडक्टिव आवर्स कैलकुलेट करने के लिए आप केवल अनप्रोडक्टिव वाले को ही हटाओगे ना। प्रोडक्टिव तो आपको रखना ही है, मतलब टोटल आवर्स में से केवल वो आवर्स हटाओ जिसमें काम नहीं हुआ है, और काम नहीं हुआ है वो हटा दो, तो बचे हुए वो आवर्स आ गए जिसमें काम चल रहा था फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। और ये भी काम चलने वाला आवर्स है, तो इसको तो तुम नहीं हटा सकते, ठीक है, इसको तुम नहीं हटा सकते, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्टिव आवर्स कैलकुलेट कर लिया, ये हमारे काम आएगा। सर ये भी बता दो कि ये कहाँ काम आएगा? मैं बताता हूं कहाँ काम आएगा। ये यहां काम आएगा जब हमारे पास कॉस्ट निकल जाएगा, कॉस्ट, तो उस ओवरहेड कॉस्ट को हम डिवाइड करते हैं प्रोडक्टिव आवर्स से। तो हमें आवर्स केवल प्रोडक्टिव वाले चाहिए डिवाइड करने के लिए, इसलिए हमें ये कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, प्रोडक्टिव आवर्स। चलो जी, अब ध्यान देते हैं, इतना हो गया। इसके बाद क्वेश्चन ने आगे क्या बोला वो सुनो। क्वेश्चन ने आगे क्या बोला? पावर यूज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन इज 16 यूनिट पर आवर, ऐसे लिखा है पावर के लिए। पावर का यूज क्या लिखा वो सुनो। पावर लिखा है 16 यूनिट
पर आवर, $16 पर आवर at the rate of 9 पैसे पर यूनिट, 9 पैसे पर यूनिट। नो करंट इज टेकन ड्यूरिंग द मेंटेनेंस और सेटिंग अप टाइम। ओके, ये क्या है वो भी सुनो। नो पावर यूज इन सेटिंग अप एंड मेंटेनेंस। यहां पावर को इन्होंने करंट लिखा है, सबको पता होगा करंट बिजली को बोलते हैं, करंट बिजली को बोलते हैं। तो नो पावर यूज इन सेटिंग अप एंड मेंटेनेंस टाइम, इसका मीनिंग क्या हुआ? ये कहता है कि जब हमारी मशीन रिपेयर हो रही होती है और जिस टाइम मशीन सेटअप हो रही होती है, इन दोनों टाइम पे हमारी मशीन में बिजली का कोई खर्चा नहीं लगता है। इट मीन्स बिजली का खर्चा अगर बताऊं तो टोटल हमारे पास 2200 घंटे फैक्ट्री में काम हुआ, टोटल 2200 घंटे फैक्ट्री खुली, उसमें से 200 तो मेंटेनेंस का टाइम था, 200 मेंटेनेंस का टाइम था, 100 ये मेंटेनेंस का टाइम था, ये रिपेयर ये सेटिंग अप का टाइम था, और बाकी जो है वो देखा जाए तो कितना बच गया इसके अंदर से 300, तो 1900 ये रनिंग टाइम था, मतलब ये काम चल रहा था, ये रनिंग टाइम था। तो कहता है जो अगर मैं बोलूं कि प्रोडक्टिव, तो कहता है ये प्रोडक्टिव नहीं है, ये प्रोडक्टिव है, ये प्रोडक्टिव है, मतलब प्रोडक्टिव आवर 2000 हो गए, ये प्रोडक्टिव है, ये भी प्रोडक्टिव है। और अब बोलता है पावर बिजली, तो कहता है बिजली ना तो मेंटेनेंस में लगती है और ना ही सेटिंग में लगती है, इन दोनों में बिजली लगती नहीं है, केवल बिजली इसमें लगती है। तो इसका मतलब जो बिजली हमारी लग रही है वो केवल रनिंग टाइम में लग रही है, प्रोडक्टिव आवर्स अलग है, और बिजली के लिए पैसा जो लगेगा वो अलग तरीके से हिसाब होगा। अब मैं वो अलग तरीके से हिसाब करके बताता हूं, ध्यान दो। हिसाब क्या है सुनो। कहता है बिजली यूज होती है, पावर यूज होता है 16 यूनिट एक घंटे में। 1 घंटे बिजली चलाओगे, सॉरी 1 घंटे मशीन चलाओगे, 1 घंटे मशीन चलाओगे तो 16 यूनिट बिजली लगेगी। और ये भी कहता है कि बिजली का रेट जो है, रेट 9 पैसे 1 यूनिट का है, 9 पैसे 1 यूनिट का है। ओके, तो ये सुनो जी। तो पहले मैं 2 बातें बताता हूं, यहां पर दोनों बातों क्लियर करता हूं। 1 घंटे 1 आवर्स में 1 आवर में यूनिट लगेगा 16, 1 आवर में यूनिट लगेगा 16, और 1 यूनिट का जो रेट है वो रेट है 1 यूनिट का जो रेट है वो है 9 पैसा, तो 0.09 रुपीस बोल देता हूं। 9 पैसे को ऐसे ही लिखेंगे हम। तो बताओ 1 घंटे में 16 यूनिट और 1 यूनिट मिलता है 9 पैसे का। तो आप ये कह सकते हो, ये 2 बातों को समझ के, कि 1 यूनिट 9 पैसे का, तो 16 यूनिट का जितना पैसा होगा, 1 यूनिट 9 पैसे का, तो 16 यूनिट का जितना भी पैसा होगा वही पैसा 1 घंटे का होगा। इसका मतलब 1 घंटे का अगर मैं पावर कॉस्ट बताऊं, तो पावर कॉस्ट देखो 1 घंटे का क्या लगेगा, 16 यूनिट 1 घंटे का, और हर यूनिट का पैसा लगेगा 9 रुपए, सॉरी 9 पैसे, 9 पैसे।
16 यूनिट का 1 घंटे, 16 यूनिट 1 घंटे में लगेगा और 1 यूनिट का कीमत है 9 पैसे। तो इसका मतलब जितना पैसा लग गया वो पैसा मैं कैलकुलेट कर देता हूं। 1 रुपये 44 पैसे 1 घंटे की बिजली का पैसा है। 1 रुपये 44 पैसे 1.44, ये 1 घंटे की बिजली का पैसा है, 1 घंटे की। अब ये बताओ कि बिजली 1900 घंटे में लगी है या 1900 घंटे में बिजली लगी है या इसमें भी लगी है या इसमें भी लगी है। तो क्वेश्चन ने क्लियर बोला था कि बिजली केवल इस वाले में लगेगी। अब बताओ 1 घंटे की बिजली इतने रुपए की, तो 1900 घंटे चलाने पर बिजली का क्या पैसा लगेगा वो हमें मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। 1 घंटे की बिजली 1 रुपये 44 पैसे की आती है, 1.44 रुपीज की आती है। तो ऐसे में 1900 घंटे की बिजली 1900 आवर्स की बिजली का हमें हिसाब लगाना होगा। और अगेन बिजली के लिए 2000 घंटे नहीं लोगे, क्योंकि बिजली 2000 घंटे लगेगा ही नहीं। ठीक है, बिजली 2000 घंटे लगेगा ही नहीं, लगेगा ओनली कितने 1900 घंटे। तो मैं पावर की कॉस्ट अगर बताऊं, पावर की कॉस्ट 1900 इंटू 1.44, 1900 इंटू 1.44। ठीक है, चलो ये हो गया, आ जाएगा। ठीक है, 1900 इंटू 1.44 ये आ जाएगा हमारे पास 2736 इतने रुपए का पावर लगेगा। चलो मैंने वो लाइन पढ़ा, साथ के साथ क्वेश्चन का आंसर ही बताया। बच्चों अभी तक मैंने ये फॉर्मेट नहीं सिखाया, मैं तो केवल सवाल समझा रहा हूं कि ये सवाल है क्या। ठीक है, आगे बढ़ते। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है वो भी सुनो क्वेश्चन का। फोर्थ पॉइंट कहता था द मशीन रिक्वायर केमिकल सोल्यूशन which is replaced at the end of each week at a cost of 20 each time। कहता है कि मशीन को एक केमिकल मशीन के अंदर यूज होता है, कोई केमिकल। ठीक है, मशीन के अंदर यूज होता है कोई केमिकल। फिर से पढ़ता हूं, द मशीन रिक्वायर केमिकल सोल्यूशन विच इज रिप्लेस एट द एंड ऑफ ईच वीक। कहता है यूज होता है कोई भी केमिकल। ठीक है, कोई केमिकल यूज होता है और वो पता है ईच वीक में यूज होता है, हर हफ्ते यूज होता है, और एट द रेट ऑफ 20 रुपए ईच बार, यानी हर बार जब भी तुम एक हफ्ते में केमिकल को चेंज करोगे तो 20 रुपए लगेगा एक बार का चेंज करने का। और पता है हमारी फैक्ट्री में केमिकल कितने हफ्ते लगेगा, तो ये देखो हमारी फैक्ट्री में केमिकल लगेगा 50 वीक, क्योंकि हमारी फैक्ट्री में काम चला है 50 हफ्ते। तो हर हफ्ते में केमिकल बदला जाएगा, और केमिकल बदला जाएगा हर हफ्ते, तो फिर केमिकल का बदलने का पैसा लगेगा। 50 हफ्ते बदलोगे, हर बार बदलने पर 20 रुपए लगेंगे, तो टोटल आपका यह 1000 रुपए का कॉस्ट लगेगा। ठीक है, एक बार केमिकल बदलोगे एक हफ्ते में, तो इसका मतलब 50 हफ्ते काम चलेगा, और 50 हफ्ते में 50 बार बदलना पड़ेगा। और एक बार केमिकल की बोतल लेके आते हो 20 रुपए की मिलती है, तो 50 बार की इतने पैसे लग गए। ठीक है, 50 बार की इतने पैसे लग गए। चलो केमिकल का पॉइंट भी समझा दिया। नेक्स्ट, द मशीन, ये हो गया। द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस 1200 रुपए पर एनम। अच्छा जी, मेंटेनेंस कॉस्ट 1200 पर एनम लगता है। 1200 एक साल का मेंटेनेंस कॉस्ट है। ठीक है, एक साल का। इसके बाद ये कहता है
टू अटेंडेंट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन टुगेदर विद 5 अदर आइडेंटिकल मशीन। कहता है हमारी फैक्ट्री के अंदर इस मशीन को चलाने के लिए 2 बंदे मिलकर काम करते हैं। ठीक है, दोनों बंदे मिलकर काम करते हैं इस मशीन को चलाने के लिए। एंड कहता है टू अटेंडेंट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन टुगेदर विद 5 आइडेंटिकल मशीन। कहता है ये 2 बंदे मिल करके दिस मशीन को चलाते हैं। दिस मशीन मतलब ये मशीन, एंड 5 दिस मशीन विद 5 अदर मशीन, यानी ये मशीन चलाते हैं और भी चलाते हैं 5 ऐसी ही और मशीनें हैं फैक्ट्री में, उनको भी, और वो भी सेम है इसी के जैसी। कहता 2 बंदे मिलकर इस मशीन को चलाते हैं और 5 अदर का मतलब क्या हुआ, इसके अलावा 5 और मशीन है। ठीक है, और आइडेंटिकल मशीन है। आइडेंटिकल का मीनिंग होता है बिल्कुल सेम मशीन है, जैसी ये है वैसी ये है। लैंग्वेज को फिर मैं क्लियर करता हूं। 2 बंदे मिलकर इस मशीन को चलाते हैं एंड 5 और भी मशीनें हैं, उनको भी चलाते हैं जो इसी के जैसी है। इसका मतलब हुआ कि 2 बंदे जो अपनी सैलरी लेंगे वो सैलरी एक मशीन का नहीं है, वो 6 मशीनों को चलाने की सैलरी है। समझ में आ गया? 2 बंदे जो सैलरी लेंगे, जो पैसा लगेगा, वो केवल इस मशीन को चलाने का पैसा नहीं है, ये दोनों मिलकर फैक्ट्री के अंदर 6 मशीनें चलाते हैं। इसका मतलब मशीन आवर रेट क्या बताया था, एक मशीन को 1 घंटे चलाने का कितना पैसा। इसका मतलब क्या है कि इनकी सैलरी जो होगी, इस सैलरी को पहले तुम डिवाइड करोगे 6 मशीन से, तो इससे क्या आएगा, एक मशीन की कितनी सैलरी। सोचो, सैलरी 6 मशीनों की है। और अगर तुम्हें मैं बोलता हूं मशीन आवर रेट की डेफिनेशन क्लियर करता हूं, मशीन आवर रेट की डेफिनेशन, एक मशीन को 1 घंटे चलाने का कितना रुपया लगता है, एक मशीन को 1 घंटे चलाने का कितना रुपया लगता है। तो लॉजिकल है, अगर आपको यही बात दिमाग में हमेशा रखोगे तो मशीन आवर गलती नहीं होगा। तो यानी वर्कर की ये सैलरी जितनी भी होगी वो 6 मशीनों की होगी, तो 6 से डिवाइड करो क्योंकि फिर एक मशीन का चाहिए। अब एक मशीन का आ गया तो उसको डिवाइड करोगे प्रोडक्टिव आवर्स से, प्रोडक्टिव आवर्स से, तो आ जाएगा एक मशीन का यहां से डिवाइड करके बनेगा और एक आवर्स का जब आवर्स से डिवाइड करेंगे तब बनेगा। ठीक है, पहले एक मशीन का, फिर उसको बाद आवर्स से डिवाइड करके, तो वो एक मशीन 1 घंटे का बन जाएगा। ठीक है, प्रोडक्टिव आवर्स से। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई। अगर समझ में आ जाए तो लाइक कर देना। चलो जी, एक मशीन 1 घंटे का खर्चा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, जनरल वर्क ओवरहेड, यानी एक वर्क ओवरहेड भी लग रहा है। क्या होता है सर वर्क ओवरहेड, बता दूं बेटा, फैक्ट्री ओवरहेड को बोलते हैं वर्क ओवरहेड। फैक्ट्री में लगने वाले ओवरहेड वर्क ओवरहेड होते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम फैक्ट्री ओवरहेड भी है, इसी का नाम फैक्ट्री ओवरहेड भी है। आगे बढ़ते हैं। कहता है वर्क ओवरहेड allocated to the machine is 2000। कहता है जनरल ओवरहेड allocated to this machine। इसका मतलब फैक्ट्री में जितना भी ओवरहेड लग रहा है वो इस मशीन पर कितना लग रहा है वो बता रहा है। ये 5 का नहीं बता रहा है, और भी हमारे पास मशीनें हैं ना 5 और, ठीक है ना, तो वो 5 का इकट्ठा नहीं बता रहा है। कह रहा है, लगे सुनो, फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेटेड मतलब डाला गया टू दिस मशीन के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, फैक्ट्री ओवरहेड इस मशीन का इतना रुपया है ऐसा लिखा है, और कितना रुपया लिखा है, वो रुपया लिखा है 2000।
और यहां पर एक वर्डिंग लिखा है फॉर द ईयर, द ईयर। ये क्वेश्चन में दोबारा दिखाऊंगा अभी कि मैं समरी लिख रहा हूं। इसका मतलब अगेन ये खर्चा 2000 पर एनम है, एक साल का है खर्चा ये 2000 एक मशीन का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सोच करके मन में जवाब रखना और ध्यान से सोचना, क्या इस खर्चे को हम 6 से डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे? तो जिन बच्चों का जवाब नहीं है कि डिवाइड नहीं करेंगे, वो तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक मशीन का है तो आप 6 से डिवाइड नहीं करोगे। अगर आपको यहीं पर लिख देता कि फैक्ट्री ओवरहेड पूरी फैक्ट्री का इतना है, तब आप करते क्या कि पूरी फैक्ट्री का खर्चा जब बताएगा तो फिर एक मशीन का निकालना पड़ेगा। हमारी मशीन आवर की डेफिनेशन में क्या है, एक मशीन के 1 घंटे का खर्चा। ठीक है, तो ये बात सोच के चलना है। आगे चलते हैं। वर्क ओवरहेड ये आ गया, वर्क ओवरहेड आ गया, एक ही मशीन का है, डिवाइड नहीं करना है ये। ठीक है, एक साल का है, ये जरूर पता है। और लास्ट लाइन क्वेश्चन में यही था। तो अब मैं क्वेश्चन में मैंने अभी तक आपको कुछ नहीं कराया, मैं बताऊं तो मैंने केवल और केवल क्वेश्चन समझाया है, बिकॉज क्वेश्चन का बेस जब तक अच्छे से नहीं लेंगे तब तक हमें जो है आगे क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। अब जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा, जो समझाया, छोटी छोटी बातें, जस्ट वो कैलकुलेशन थी। एक्चुअल सोल्यूशन जो है अब आ रहा है। ठीक है, तो अब जब हम एग्जाम में मशीन आवर रेट बनाएंगे, मशीन आवर्स रेट, मशीन आवर रेट, तो ये इसका फॉर्मेट हो गया हमारे पास। पर्टिकुलर और आ गया पर आवर, पर आवर कॉस्ट, पर्टिकुलर और पर आवर कॉस्ट, ये हो गया हमारा मशीन आवर रेट का फॉर्मेट। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ हमारे रनिंग एक्सपेंसेस होंगे, कुछ हमारे रनिंग एक्सपेंसेस होंगे वो हम लिखेंगे, और कुछ हमारे स्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे, 6 एक लाइन छोड़ के लिखना, कुछ हमारे स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को आप ओवरहेड भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं, चाहे ओवरहेड लिखो चाहे एक्सपेंसेस लिखो, आपकी मर्जी। मैं शॉर्ट में लिखता हूं ओवरहेड। चलो जी, अब साथ साथ करते हैं रनिंग और स्टैंडिंग। रनिंग और स्टैंडिंग जो खर्चे हैं उनमें क्या है, कुछ नहीं है, छोटी छोटी बातें समझिए। अगर मशीन चलते वक्त कोई खर्चा लग रहा है वो रनिंग खर्चे में आ गया, जैसे मशीन जब चलेगी तो बिजली लगेगा, तो इसका मतलब पावर का खर्चा यहाँ आएगा। ठीक है, मशीन का डेप्रिसिएशन यहाँ आएगा, और जैसे किराया वगैरह हो गया, वो सब चीजें, बिल्डिंग का किराया, ये सब चीजें, वो सब यहाँ स्टैंडिंग आ जाएगी। उसका मतलब क्या है कि मशीन चलाओ चाहे ना चलाओ, किराया तो लगना है। तो रनिंग और स्टैंडिंग में बस थोड़ा सा हमें अलग अलग दिखाना होता है, कौन से खर्चे हमारे रनिंग है, कौन से खर्चे हमारे स्टैंडिंग है। ठीक है, कुछ लोग इसे वेरिएबल खर्चे भी लिखते हैं और फिक्स खर्चे भी लिखते हैं, वो भी गलत नहीं है। ठीक है, वो भी सही है, वेरिएबल रनिंग वाले को और फिक्स इसको लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों बातें सही है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर मैं अब बोलता हूं रनिंग एक्सपेंसेस के बारे में, तो रनिंग एक्सपेंसेस में सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन देखो जी, चलो फॉर्मेट नोट कर लिया हो तो चलो मैं आगे चलता हूं जल्दी से। डेप्रिसिएशन के बारे में अब देखते हैं, जरा ध्यान दें। डेप्रिसिएशन सबसे छोटी सी बात, और उस बात को पहले समझ लेते ध्यान से। हमने जो ये वीक दे रखा था, वहां आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में, या मैं ही बता देता हूं कि 50 हफ्ते, ये लिखा था कि 50 हफ्ते
एक साल में हमारा काम चलता है, एक साल में 50 हफ्ते। इसका मतलब जो ये हमने आवर्स निकाले हैं, ये एक साल के आवर्स निकाले हैं कि एक साल में कितने घंटे चलेगा, क्योंकि हमने पूरे 50 हफ्ते लिए हैं। तो 50 हफ्ते का मतलब हो गया कि पूरे साल में कितने घंटे हो गए, 44 के हिसाब से वो आवर्स आ गए। तो ये जो प्रोडक्टिव आवर्स निकाले हैं ये पर एनम निकाले हैं, ठीक है, पर एनम। एक साल में कितने प्रोडक्टिव आवर्स हैं, एक साल में, इतनी बात समझ में आती है, 2000 प्रोडक्टिव आवर्स है एक साल में। अब ये भी सुनो, क्योंकि प्रोडक्टिव आवर एक साल का निकाला है तो आप ये समझना कि सभी खर्चों को आप एक साल के अकॉर्डिंग चलाओगे। आवर्स अगर मंथली निकालोगे तो खर्चे भी मंथली बना देना। आवर्स अगर एनुअल पता है तो खर्चों को भी एनुअल बना के रखना, ठीक है। एक साल के आवर्स पता है हमें प्रोडक्टिव, तो हम सभी खर्चों को एक साल के हिसाब से बना के तब उसका हिसाब करेंगे, ठीक है। एक साल के हिसाब से जैसा होगा आवर्स वैसे बना देना खर्चे, ठीक है। आवर्स जैसा होगा खर्चे भी वैसे बनाना। अब जरा मैं बोलता हूं, आवर को एडजस्ट मत करना, एडजस्ट खर्चे को करना। फिर से बोलता हूं मैं, ध्यान सुनो, आवर जैसा है वैसा ही है, उसको मत छेड़खानी करना। एक साल का आया है आगे, हाँ खर्चे अगर कहीं मंथली दे रखे हो तो उनको मल्टीप्लाई 12 से करके एनुअल बनाना। समझ में आ गया? खर्चों को बनाओ आवर के अकॉर्डिंग, समझ में आ गया ना? खर्चों को आवर के अकॉर्डिंग बनाना है। ओके, चलो सबसे पहले मैं बात करता हूं डेप्रिसिएशन। मैंने वो स्टार्टिंग में देखो बताता हूं, जब भी हमें क्वेश्चन मशीन का कॉस्ट ऑफ मशीन, कभी भी मशीन की कॉस्ट बताए क्वेश्चन, उसकी लाइफ बताए, स्क्रैप वैल्यू बताए, तो इन तीनों चीजों का यूज करके केवल और केवल एक ही चीज निकाली जाती है, वो है डेप्रिसिएशन। मशीन की कॉस्ट, लाइफ और स्क्रैप वैल्यू ये बताए तो केवल इसको यूज करके क्या निकालते हैं हम, डेप्रिसिएशन, कुछ और नहीं निकालते, ठीक है। अब देखो सबको पता है 1 लाख की कॉस्ट है, 10 साल की लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू 10,000 है। तो अब मैं नीचे फॉर्मूले में चलता हूं और वहां सॉल्यूशन कराता हूं। देखो जी, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला सबको पता होगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में लाइफ, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब मैं इसी कैलकुलेशन नीचे करके दिखाता हूं, लाइफ ईयर्स जो भी है वो। अब ध्यान देना, 1 लाख की कॉस्ट है, 1 लाख की कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू 10,000 की है, लाइफ हमारी मशीन की 10 साल की है, 10 ईयर की। अब ये सुनो, ये जो आएगा ये 1 साल का डेप्शन आएगा। कैसे? ये सुनो, टोटल जो ये वैल्यू को तुमने 10 ईयर से डिवाइड किया है, टोटल ये जो वैल्यू है उसको 10 ईयर से डिवाइड किया है, तो इसका मतलब ये पर ईयर का डेप्शन आ गया। अब पर ईयर का डेप्शन आ गया तो इसको तुम डिवाइड कर दो। मैंने कहा था जो एक्सपेंसेस आ जाए उन एक्सपेंसेस को डिवाइड करना, मतलब ईयरली डेप्रिसिएशन आ गया, ईयरली डेप्रिसिएशन आ गया तो अब उस डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस हो गया और इस एक्सपेंस को डिवाइड करना अपने प्रोडक्टिव आवर्स से, ठीक है, प्रोडक्टिव आवर्स से। तो क्योंकि ये पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है, पर आवर कॉस्ट, तो इसका मतलब हम इसको आवर से डिवाइड करते हैं। तो कितने आवर्स प्रोडक्टिव था, किसी को याद हो तो दिखा देता हूं, 2000 आवर्स प्रोडक्टिव था, 2000 घंटे प्रोडक्टिव आवर्स था। ये रहा, एक बात देख लो फिर से लास्ट में, 2000 घंटे प्रोडक्टिव आवर्स है, ठीक है, प्रोडक्टिव आवर्स। तो हमने क्या किया, खर्चे को डिवाइड कर दिया प्रोडक्टिव आवर्स से। देखो पहले निकाला खर्चा 1 साल का, 1 साल के खर्चे को डिवाइड कर दिया आवरली, तो ये आ गया पर आवर कॉस्ट बन के आंसर आ जाएगा। 1 घंटे का कॉस्ट लिखना है यहाँ पे, तो ये 2000 से डिवाइड कर दिया तो वो 1 घंटे का बन जाएगा, 2000 आवर्स थे ये। चलो अब जरा इसकी कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन करके मैं लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लेंगे। इसकी कैलकुलेशन हो गई 4.5। डेप्रिसिएशन के बाद क्वेश्चन ने ये टाइम बताया था, उस टाइम से हमने यूज करके प्रोडक्टिव आवर्स निकाल लिया था, इसका और कोई यूज नहीं है, ठीक है। सेटिंग अप टाइम वगैरह बताया था उसका, वो तो टाइम था, टाइम तो हमने एडजस्ट कर लिया ऑलरेडी। अब हम बात करते हैं पावर के बारे में, और पावर मैंने समझाया था, जिसको दिक्कत हो फिर से उसको देख लेगा, ठीक है, दोबारा से। पर मैं बता देता हूं
कि पावर हमने बताया था कि 1900 घंटे पावर लगेगा, और पावर 1900 घंटे लगने पर ये कैलकुलेशन था, वो पूरी कैलकुलेशन में नीचे लिख देता हूं कि 16 रुपए एक घंटे में बिजली लगती है, और एक घंटे की बिजली 16 रुपए, सॉरी, एक घंटे में 16 यूनिट लगता है, 16 यूनिट, और एक यूनिट का पैसा आता है 9 पैसे। तो अगर इस कैलकुलेशन को मैं नीचे समझाता हूं तो वो देखो ध्यान से, पावर हमारे रनिंग खर्चे में गिना जाएगा। पावर एक घंटे में 16 यूनिट लगता है, 16 यूनिट का पैसा, 16 यूनिट का पैसा 9 के हिसाब से कैलकुलेट हो गया, तो ये एक घंटे की बिजली आ गई, एक घंटे की बिजली आ गई, 16 यूनिट लगा एक घंटे में, और उस यूनिट को रेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो पता चल गया एक घंटे की बिजली आ गई, और ये 1.44 आएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये एक घंटे की बिजली आ गई, और फैक्ट्री में 1900 घंटे बिजली लगी है, ये भी पता है, क्योंकि बिजली किसमें लगी थी, ओनली रनिंग वाले में उसने बताया था, सेटअप और मेंटेनेंस में बिजली नहीं लगी। तो इसका मतलब जो ये बिजली लगी है वो रनिंग आवर्स में लगी है। ओके, और ये जो बिजली रनिंग आवर्स में लगी है तो ये टोटल खर्चा आ गया, टोटल खर्चा आ गया, ठीक है, कि पावर का खर्चा लगा कितना। अब हमें लिखना है खर्चे को पर आवर बना के, पर आवर बना के। तो मैंने कहा था कोई भी खर्चा पर आवर कैसे बनेगा, ऊपर लिखो एक्सपेंस और नीचे लिखो प्रोडक्टिव आवर्स। तो बेटा बताओ, खर्चा तो पता चल गया, साल भर में 1900 घंटे बिजली चलाई गई, पूरे साल भर में, क्योंकि साल का था, तो पूरे साल भर में 1900 घंटे बिजली चलाई गई, और ये बिजली एक घंटे का रेट था, ये एक घंटे का, तो उस हिसाब से ये खर्चा है, और इस खर्चे को मैं डिवाइड करूंगा 2000 प्रोडक्टिव आवर्स से, 2000 आवर्स से, ठीक है, क्योंकि खर्चे को लास्ट में डिवाइड जरूर करना है, किससे, प्रोडक्टिव आवर्स से, क्योंकि पर आवर प्रोडक्टिव आवर से डिवाइड करके ही निकलेगा जो पर आवर कॉस्ट निकलेगा। तो ये जो डिवीजन करके आंसर आएगा ये क्या आएगा, मैं ये कर देता हूं सॉल्व और आप नोट कर लेंगे। एक ये आ रहा है 1.368 ये आ रहा है एक घंटे का खर्चा। ओके, 1.368 इतना हो गया, और अब हम आगे चलते हैं। अब सुनो, उसने बोला कि हम मेंटेनेंस के अंदर एक केमिकल यूज करते हैं, और वो केमिकल 20 रुपए एक हफ्ते में लगता है, एक हफ्ते में 20 रुपए, तो मैंने केमिकल खर्चा निकाला था, ये फिक्स खर्चा है, ठीक है, हर हफ्ते 20 रुपए का केमिकल लगाना पड़ता है, ठीक है, और मेंटेनेंस कॉस्ट 1200 रुपए एक साल का। अच्छा ये बताओ, ये 50 हफ्ते हैं पूरे साल के, तो ये जो खर्चा बना ये पूरे साल का बन गया, 50 हफ्ते पूरे साल में हो रहे काम, और हर हफ्ते 20 रुपए केमिकल लगेगा। इसका मतलब जो ये 1000 रुपए आया ये पूरे एक साल का खर्चा है। तो एक तो ये केमिकल का एक्सपेंस और मेंटेनेंस कॉस्ट, ये दोनों एक एक साल के दे रखे हमारे पास, और मैं इनको कहाँ लिखता हूं, इनको लिखता हूं केमिकल एक्सपेंस 50 हफ्ते 20 रुपए के हिसाब से लगा था, तो ये हो गया 1000, इसको अंदर लिखना और स्टैंडिंग में लिखना, और दूसरा हो गया था वर्क ओवरहेड, वर्क ओवरहेड ये लग गया हमारा 1200 रुपए लग गया वर्क ओवरहेड, और ये दोनों खर्चे कैसे हैं, पर एनम खर्चे हैं, ठीक है, ये खर्चे कैसे लिखे हैं, पर एनम बेसिस पर। तो टोटल हमारा इसमें 2200 रुपए लग गया, टोटल हमारा ये जो खर्चा लगा 2200 रुपए लगा। अब फिर से देखो इस कॉलम को, टोटल 2200 लगा, अब फिर से देखो इस कॉलम को, हमें जो इस कॉलम में खर्चे लिखने हैं वो एक घंटे का खर्चा लिखना है। तो मैंने क्या कहा, कोई भी खर्चा जब आ जाएगा तो उसको एक घंटे का बनाने के लिए ऑलवेज प्रोडक्टिव आवर से डिवाइड करना, ऑलवेज, ठीक है। तो बताओ ये टोटल खर्चा आ गया, फिक्स वाले खर्चे हैं ये। अब इसको मैं डिवाइडेड कर देता हूं, डिवाइडेड किससे हम करते हैं, प्रोडक्टिव आवर्स से, प्रोडक्टिव आवर्स।
प्रोडक्टिव आवर्स हमारे याद होगा सबको 2000 आवर्स था प्रोडक्टिव में, तो इसको जब डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा, तो ये आ गया 1.1। हाँ जी, अब सुनो ध्यान से आगे। एक वो अटेंडेंट वाला खर्चा बचा हुआ है, कौन सा? वो खर्चा बचा हुआ है कि 2 अटेंडेंट मिलकर फैक्ट्री के अंदर 6 मशीनों को चला रहे थे, ठीक है। और ये भी लिखा है देयर कंबाइंड वीकली वेजेस जो है वो 120 रुपए था। तो मैं जरा क्वेश्चन जहां समझा रहा था वहां पर ये बात मैं छोटी सी लिख देता हूं। वो क्या बात थी कि जो 2 वर्कर मिल करके, ये 2 वर्कर मिल करके जो 6 मशीनें चला रहे थे, इन 2 वर्कर की सैलरी क्या बताई गई क्वेश्चन के अंदर, वो सुनो। देयर कंबाइंड वीकली वेजेस, यानी कंबाइंड मतलब दोनों का मिला करके जो सैलरी है वो 120 रुपए पर वीक है, 120 रुपए पर वीक है। ओके, तो ये ऑपरेटर की सैलरी है, ऑपरेटर के खर्चे जो होंगे वो हमारे आ जाएंगे रनिंग में, जो चलाएगा ऑपरेटर मशीन को उसका खर्चा हम रनिंग में गिन लेंगे, ठीक है। और चलो अब जरा मैं इस ऑपरेटर की सैलरी को रनिंग में डाल देता हूं। ऑपरेटर वेजेस, ऑपरेटर का एक्सपेंस था कि 2 वर्कर थे और 2 वर्कर मिलकर 6 मशीनों को चला रहे थे, और उन वर्करों का जो सैलरी है वो कंबाइंड सैलरी 120 है। तो देखो 120 रुपए दोनों वर्कर की सैलरी है, और ये सैलरी वो 1 हफ्ते में लेते हैं, मतलब 50 हफ्ते में इतनी सैलरी ले लेंगे। अब 50 हफ्ते में इतनी सैलरी ले लेंगे तो ये सैलरी 6 मशीनों की है, तो 6 से डिवाइड करोगे तो 1 मशीन का बनेगा। 120 रुपया दोनों की सैलरी, अब दोनों की सैलरी 1 हफ्ते की है ये। अब 50 हफ्ते काम करेंगे तो यानी पूरे साल की सैलरी आ गई। पूरे साल की सैलरी जो लगी है वो 6 मशीनों को चलाने में लगी है, 6 मशीनों को, और 6 मशीनों को चलाने में लगी है, तो फिर हमें उसको 6 से डिवाइड कर दिया तो 1 मशीन का आ गया, और 1 मशीन का आ गया तो उसके बाद हम उसको 2000 से डिवाइड कर देते हैं, 2000 से, तो ये 1 घंटे का आ गया, क्योंकि हम कोई भी खर्चे को प्रोडक्टिव आवर से डिवाइड करेंगे, कोई भी खर्चे को प्रोडक्टिव आवर से डिवाइड करेंगे, तो ये खर्चा प्रोडक्टिव आवर से डिवाइड करके, और ये कितना आ गया कैलकुलेशन कर देता हूं मैं, 120 50 और डिवाइडेड बाय 6, और उसके बाद 2000, तो ये आ गया 50 पैसे, 50 पैसे, 50 पैसे आ गया ऑपरेटर का वेजेस। और एक लास्ट एक्सपेंस बचा हुआ है, वो सुन लो, लिखा जनरल ओवरहेड एलोकेटेड टू दिस मशीन। एक खर्चा बचा था जनरल ओवरहेड, जनरल ओवरहेड था कितना, वो सुनो, वो था 2000 का जनरल ओवरहेड था, और ये जनरल ओवरहेड 1 मशीन का था, ऐसा पहले से ही बता रखा था, तो इसको हमें 6 से डिवाइड नहीं करना है। और साथ के साथ ये भी बताया गया था कि ये जो जनरल ओवरहेड है ये पूरे साल का है, तो अब बताओ इसको मैं 2000 आवर्स से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो गया हमारा एक्सपेंस और ये हो गया हमारा आवर्स, ठीक है। तो हमने डिवाइड कर दिया तो 1 रुपए का आ गया ये पर आवर का हमारा एक्सपेंस, ठीक है, 1 रुपए का। और इस तरह से फाइनली जो है सारे खर्चे कवर हो गए, सारे खर्चे कवर हो गए और कोई खर्चा नहीं बचा, ठीक है। एक ऑपरेटर का खर्चा बचा था वो हो गया, और एक जनरल ओवरहेड था ये भी हो गया, और हो गया। और अब हम इसका टोटल कर देंगे सारे एक्सपेंसेस का, सारे एक्सपेंसेस का। जो मेंटेनेंस वाला ओवरहेड है ना, मेंटेनेंस ओवरहेड, वो मैंने यहां डाल दिया, इसका नाम वर्क ओवरहेड हटा दो, मेंटेनेंस ओवरहेड जो लग रहा था वो यहां डाल दिया मैंने, ठीक है। मेंटेनेंस ओवरहेड मैंने यहां डाल दिया, मेंटेनेंस ओवरहेड यहां डाल दिया। और अब बस एक्सपेंसेस को जोड़ देते हैं और ऐड करके इसका पैसा बता देते हैं कितना आ रहा है। ये 8.468 बच्चों, इसका टोटल आ गया 8.468, और यही है मशीन आवर रेट। मैंने बेशक एक सवाल कराया है, बट मेरा
पूरा कंसंट्रेशन इस सवाल को समझाने पे था कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही ओवर